हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये बहुत सारे बच्चे हमारे बीच में मौजूद हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आज 27 मार्च 2021 को जो टेस्ट हुआ था, उसमें इन्होंने अपना जो स्थान है टॉप 10 में बनाया। बहुत सारे बच्चे कॉमन भी हैं। तकरीबन 4 टेस्ट हुए थे और उन 4 टेस्ट में जी। काफी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। तो एक बार सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो और एक बार बताइए कैसा लग रहा है आपको। बहुत अच्छा था। अच्छा लग बहुत रहा है अच्छा सर। सर। लग रहा है सर बहुत ही अच्छा अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, बहुत चलो। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम लोग आज टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ लगा लोग का। सर। ओके बहुत ही काफी अच्छा कुछ लग रहा है सीखने को सर। मिला। ओके ओके। पहली बार जुड़ रहे आपसे ही। चलो तो दोस्तों, तो अभी क्या है ना, इस सेशन को बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। तो हम लोग कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर आपसे पूछ लूँ। कुछ सवाल आप लोग मुझसे पूछेंगे और कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जनरली हमारा एजेंडा और हमारा फोकस आज का ये होगा कि हम वो सारे सवाल कवर कर पाए जो जनरली में रहते हैं। तो एक बार सब लोग अपने आप को फिर से म्यूट कर लो और जिसका मैं नाम अनाउंस ओके सर। वो अपने आप को अनम्यूट करके अपने सवाल पूछना और मैं उस पर जवाब दूंगा। ठीक है, तो एक बार सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मोंटी सर। तो मोंटी सर, स्वागत है आपका। अपने सवाल पूछिए सर। हेलो सर। हाँ जी, बताइए सर। सर वैसे तो पहली क्लास ज्वाइन की थी ये। अच्छा अच्छा। इससे पहले सर मैंने आपकी कोई क्लास नहीं ली है वैसे। अच्छा अच्छा, कोई सवाल आपके हैं कोई? सर अच्छा लगा, जैसे मतलब 1500-1600 के बीच के अंदर मतलब रैंक हासिल करना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर मतलब कॉन्फिडेंस आता है अलग ही लेवल पे। आपका कॉन्फिडेंस आपको लग रहा होगा कि अगर मैं ऐसे ही करता रहूं। जी सर। चलो तो मोंटी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही, मैं आपसे ये कहूंगा सारे बच्चों से कहूंगा कि टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि टेस्ट आपको हकीकत में, आप कोई भी क्लास करें, कितने भी सेशन करें, कोई मतलब नहीं रहता अगर आप टेस्ट ना करें। टेस्ट में आपको एग्जाम वाली फीलिंग आती है, आपको पता चलता है कि बाकी लोगों में और आप में क्या अंतर है। थैंक यू सर मोंटी सर। चलिए अब चलते हैं मंजीत कुमार सर। जी मंजीत सर, कुमार सर, पूछिए अपने सवाल। कॉन्सेप्ट करने के बाद हाँ मंजीत सर पूछिए। अनम्यूट करो, पहले अपने आप को अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बोलना है। हाँ बोलो। आज जो टेस्ट दिया है उसमें मतलब पहली बार में टॉप 10 में, बहुत खुशी हो रहा है सर। और ऐसे अनअकैडमी का मैं सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ हूँ। मतलब 6 मंथ से ऊपर हो गया मेरा सब्सक्रिप्शन लिया है। और 2019 से मैं बैंक का तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें से 19 में कुछ पीटे निकला, फिर SBI क्लर्क का मेंस में फिर छट गए थे सर। फिर इस बार जो दिया उसमें मेरा प्री में भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ। फिर आप लोग का वीडियो देखे कि यूट्यूब पर फिर ये स्टार्ट किए हैं, तो फिर से मैं ज्वाइन किया। तो अब कुछ अच्छा लगने लगा जब आप लोगों का क्लास देखते। आपका मोटिवेशन कोर्स बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा। अंदर से एकदम झकझोर देता है पढ़ने के लिए। मंजीत देखो, मेरा भी यही कहना है सब लोगों से कि अभी मेरी कल एक बच्चे से बात हुई थी, उसका सिलेक्शन हुआ था। मैंने शायद वो वीडियो डाला भी था यूट्यूब पर। वो हजार। सर देखा था जो। हाँ हाँ। तो मेरा भी यही मतलब था कि यार देखो, बच्चे जो आप लोग भी तैयारी करते हो, लाइफ में मोटिवेशन चाहिए होता है, लेकिन कई बार मोटिवेशन बहुत जरूरी है सर। अंदर से भी आना बहुत जरूरी है। आज आप पढ़ने बैठे हो, देखो कल अभी होली है 2 दिन बाद। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे तो लाइफ में प्रायोरिटी अपनी स्टडी को रखते हैं कि ठीक है होली है, मेरे लिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई कम नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो जिनका डेडिकेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, सफलता उनको जरूर मिलती है। तो आप सब लोगों से भी मेरा यही कहना है कि इस साल देखिए, हो सकता है कि सितंबर में सीटी आ जाए। सीटी आने के बाद पता नहीं क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, किसी को नहीं पता। आप जानते हैं इस बात को, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। आप सबसे मेरा कहना है कि अगस्त और सितंबर में सारे पेपर हो जाएंगे बैंक के। तकरीबन 4-5 पेपर है बैंक एग्जाम। सिलेबस कॉमन है यार। देखो मैथ्स अगर आप तैयार करते हो, वही मैथ्स आपको आरआरबी में भी पूछ रहा है, वही बस लेवल का थोड़ा बहुत अंतर है। कहीं पर स्पीड पूछ रहा है, कहीं पे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। एक बार अपना सिलेबस खत्म करो, सिलेबस खत्म करने के बाद रिवाइज करो। अपना खुद का भी एक शेड्यूल बनाओ कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। अब घंटे के हिसाब से मत पढ़ो कि सुबह बैठा हूं तो रात तक ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। आपको आज पढ़ने का मन नहीं, कोई बात नहीं, आज स्किप कर सकते हो, लेकिन आज की कसर फिर कल मत निकालो कि आज भी नहीं पढ़ा, कल भी नहीं पढ़ा। तो कोशिश करो कि खुद से एक शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो। अपना एक सिस्टम बनाओ कि इतने बजे मतलब मुझे ये क्लास करनी है, मुझे मॉक टेस्ट लगाना है।
ठीक है। तो सबको यही कहूंगा मैं कि यार एक सिस्टमेटिक वे से अगर आप तैयारी करना शुरू करोगे तो हेल्पफुल रहेगा। दूसरा, कुछ बच्चों को लगता है कि मैं 8 घंटे वीडियो देख रहा हूँ, 9 घंटे। वीडियो का कोई लेना देना नहीं होता है किसी के सिलेक्शन से। वीडियो एकमात्र सहारा है कि मुझे कोई चीज नहीं आती तो वीडियो की मदद से मैं उसको देख सकता हूँ, बस। वीडियो का इतना ही मतलब होता है। वीडियो की बात करूं या फिर क्लास की बात करूं, आप ऐसे समझ लो, वीडियो का मतलब सिर्फ ऐसा है कि आपको प्यास लगी है और वो पानी का काम कर रहा है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बार बार दिन भर में पानी पी जा रहा हूं, तो आपको दिक्कत ज्यादा होगी फिर। तो जब आपको नीड है तभी आप वीडियो का सहारा ले। कोई कॉन्सेप्ट में आप लैग कर रहे हो, आप प्रॉपर जाओ, उस कॉन्सेप्ट को देख के समझ के आ जाओ। आपको ज्यादा से ज्यादा एक तो टेस्ट सीरीज करनी है, ज्यादा से ज्यादा, और टेस्ट करने हैं। बाकी जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं ना, उसमें सवाल कई बार बहुत अच्छे मिलते हैं। प्रैक्टिस सेशन आपको कहीं भी मिल रहे हैं, किसी का भी पीडीएफ आपको मिल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस एजुकेटर का, उस एजुकेटर का, आपको किसी भी एजुकेटर का पीडीएफ मिलता है, कोई कंटेंट मिलता है, आप उसको जरूर लगाइए। वीडियो पे ज्यादा। चलिए, और किसी के कोई सवाल अभी, क्योंकि काफी सारे लोग हैं हमारे बीच में, तो जीवन ज्योति आप अपने सवाल पूछिए। अनम्यूट करो पहले अपने आप को, अनम्यूट। जी सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी मैं आपको पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 6 महीने से मेरा मैथ बहुत इम्प्रूव हो गया है। अभी मुझे मैथ में बिल्कुल जो आप कहते हैं ना हलवा, मुझे मैथ बिल्कुल हलवा लग रहा है। सर मेरा एक डाउट है कि प्री मेन एक साथ तैयारी करना चाहिए या प्री के बाद मेन का तैयारी करना चाहिए? मेरा एक इस पे बहुत अच्छा जवाब है। ये सवाल आपका नहीं, शायद जितने लोग होंगे उनका होगा। अच्छा, पहले तो ये किसने बताया कि प्री और मेंस में अंतर होता है? ये किसने बताया हमको प्री और मेंस अलग अलग होता है? अगर प्री और मेंस पता नहीं, ये हमने पढ़ाया। मैं आपको बताता हूँ, आज से अगर आप 2014 के टाइम पे जाएंगे, जब बैंक एग्जाम 2014 में होते थे, तो उस समय प्री और मेंस का कोई प्रावधान ही नहीं होता था। केवल एक पेपर होता था, उस पेपर के बिहाफ पे 200 नंबर का पेपर होता था, उसके बाद एक इंटरव्यू और एक नौकरी मिलती थी। आपको पता है ये प्री और मेंस क्यों लाया गया? ये प्री और मेंस इसलिए लाया गया ताकि बच्चे को क्या पता चले। कई बार क्या होता है कि एक पेपर निर्धारित नहीं करता कि बच्चे का क्या मतलब वो है, आउटपुट है। तो प्री और मेंस इसलिए लाया गया कि अगर कोई बच्चा थोड़ा तैयारी कर रहा है, नोटिफिकेशन आया, 2 महीने उसको समय मिला, थोड़ा प्री में लेवल आसान होता है, मेंस में लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। प्री और मेन लाने का जो मकसद था वो ये था कि और अच्छे बच्चे निकल कर आए। पहला टेस्ट दिया, दूसरा में जब वो आएगा, मतलब पहले वो अपनी स्पीड को थोड़ा चेक करेगा कि हाँ यार, अगर बैंक की नौकरी कर रहा है तो इसका डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा है, क्वेश्चन को छोड़ना जानता है, क्वेश्चन को पिक करना जानता है, इसको ये पता है कि सवालों का चयन कैसे होना है। तो प्री और मेंस लाने का मतलब ही यही था। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि प्री की तैयारी अलग, बिल्कुल यार, आप ये कभी मत करो। आप हमेशा क्या करो सर, एक टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक को ऐसा पढ़ो कि वो प्री में भी आ जाए और मेंस में भी आ जाए। आपको डिसाइड क्या करना है, जैसे आप प्री की तैयारी कर रहे हो या प्री का एग्जाम पहले आता है, तो आपको प्री पे स्पीड पे ज्यादा फोकस करना है। कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है यार मेरे भाई। अब तुम ये कह के चलोगे सर मेरे को तो प्री निकालना है, क्या फायदा हुआ? आप टॉपिक पढ़ो, प्रॉफिट लॉस पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उसके सवाल तो मेंस में भी लगा सको। तो ये जो दिमाग में भरा मैं करूंगा, प्री होने के बाद 1 महीने का टाइम मिलता है मेंस के लिए, समझ रहे हो? तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप अपने टॉपिक को यार स्ट्रॉन्ग करो, कोई भी टॉपिक लो उसको ऐसे पढ़ लो कि वो प्री में भी हेल्पफुल रहे और मेंस में भी आप उसके कॉन्सेप्ट के दम पे सवाल को लगा। ठीक है सर? जी। कल्याण आप अपना सवाल पूछिए, अनम्यूट करो। थैंक यू सर, थैंक यू सर. Sir, actually, sir, I am 8th semester in my college this year. So, sir, this is the first time I ever called someone, sir. Sir, बहुत खुशी हो रहा है सर, पहली बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टेस्ट, मतलब मैं बहुत सारा टेस्ट लगाता हूँ पर this time first time I into options, sir. तो सर, हेलो। हाँ, कोई सवाल आपका, कोई सवाल एग्जाम को लेकर? सर एक्चुअली सर मैंने तो कुछ टाइम पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो सर ऐसे बिगनर, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है सर, मुझे क्या करना चाहिए जैसे मुझे इम्प्रूव हो मेरा और स्किल? आपका पहला एग्जाम है मतलब? यस सर, अभी भी मैं सर 8th सेम में हूँ, मतलब कॉलेज का। अच्छा। इस बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा सर। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी एग्जाम को तैयार करते हो
आपको पता है जब आप एग्जाम को पहली बार तैयार करते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आप उस चीज को पहली बार कर रहे हो। और जब आप किसी चीज को लाइफ में पहली बार करते हो तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है उसको जानने की और उसको पहली बार में अच्छा करने की। सबके साथ आप पहली बार अगर कार चलाना सीखेंगे आपको बहुत एक्साइटमेंट होगा कि मैं कार चलाना सीख रहा हूँ। पहली बार हम जो भी काम करते हैं अपने जीवन में उसमें बहुत एक्साइटमेंट होता है। तो यही चीज आप सर याद रखिए कि जो एक्साइटमेंट जो कॉन्फिडेंस उसे कम होने मत दीजिएगा। आप क्या करिए, देखिए पहली बारी में बहुत बच्चे पेपर निकालते हैं, ऐसा ये सब मिथ वाली बात है कि पहली बारी में नहीं निकलता, ऐसा नहीं। अगर आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करते हैं, सपोज कीजिए सर आपका अभी फर्स्ट सेम है और आप अभी फोकस कर सकते हैं, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अक्टूबर में एक पेपर होना है IBPS PO, अक्टूबर में होना है, उसका कैलेंडर भी आ चुका है, एग्जाम देख सकते हो। आप आंख बंद करके उस एग्जाम पूरा का पूरा क्या आता है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, डेली बेसिस पे अपना एक सबसे पहले अपना सिलेबस खत्म करो कि मैथ्स पढ़ना है, कि मैथ्स के कौन कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ने, एक सिलेबस डिजाइन करो कि मुझे ये पढ़ना है। अक्टूबर का टारगेट रखो, इस बीच में अपनी टेस्ट सीरीज लगाते रहो, फोकस 2-3 घंटे का टाइम निकालते रहो। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अक्टूबर में आए मैं पहली बारी में प्री निकालू, मेंस निकालू, फिर लास्ट ईयर के कुछ पेपर देख लो, 2019 में कैसा आया था, 20 में कैसा आया था, 18 में पेपर कैसा आया था। तो आप खुद से भी एक बार ना थोड़ा सोचने का तरीका बदलो। 18 में तो 19 थोड़ा ठीक हुआ, 20 थोड़ा और ठीक हुआ, मतलब प्री एग्जाम जो है वो इतने लेवल तक का आता है। फिर टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करो कि टेस्ट सीरीज में इतना आ रहा है। आपने टारगेट लिया कि 100 में से 70 नंबर में मेरे को कट ऑफ निकल जाएगी, मुझे 90 नंबर तो लाने नहीं है, मुझे तो आज ही से आप टेस्ट लगाना शुरू करो कि मुझे 75 नंबर के आसपास पहुंचना है। आपने टेस्ट लगाया, आपकी 40 नंबर आ गए, तो 40 आ गए या 30 आ गए, जिसमें नहीं आ रहे उन टॉपिक को ज्यादा फोकस करो, जिसमें आ रहे हैं उनको थोड़ा टाइम कम देके उनकी स्पीड पे फोकस करो। ये बेहतर स्ट्रेटेजी है। हम क्या करते हैं, हम लोग जनरली क्या करते हैं, बच्चे कोई किसी एक एग्जाम को टारगेट नहीं करता, कोई भी बच्चा, वो क्या करता है, फॉर्म निकला भर दिया, तैयारी पे लग गया, फिर अगला फॉर्म आ गया, फिर तैयारी पे लग गया। आप अगर एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हो ना, फिर गलत है यार। एग्जाम के हिसाब से तैयारी तब होती है जब आपने पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, आपने पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, आप सब कुछ जानते हो, तब आप एग्जाम के हिसाब से तैयारी करो। चलो ये नहीं तो ये निकल जाएगा, ये नहीं तो ये। जब आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, आप फॉर्म भर रहे हो और एग्जाम दे रहे हो, तो पहले डिसाइड करो, खुद के माइंड को समझाओ कि मैं किसी एक एग्जाम को टारगेट करूंगा। जैसे मैं बहुत बच्चों को बोलता हूँ जिनकी अंग्रेजी खासतौर पे कमजोर है, वो RRB का पेपर फोकस करो। लास्ट ईयर एक कैंडिडेट जिसने बहुत सारे एग्जाम दिए, वो हर बार इंग्लिश में फेल होता था, हर बार। तो उसने क्या बोला, सर मेरे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहे। तो मैंने कहा तुम बाकी सब छोड़ दो, तुम एक एग्जाम को फोकस करो, वो है RRB PO, जो अगस्त में होता है। जनवरी से लेकर ये तुम्हारा पूरा जुलाई तक, जब लॉकडाउन का दौर था, तो उस टाइम पे उसने पूरा प्रिपेयर किया और उसने RRB PO निकाल लिया। तो ये बेहतर स्ट्रेटेजी में काउंट होता है कि आप किसी को तो प्रायोरिटी दो लाइफ में, किसी एक को प्रायोरिटी पे रखो कि ये तो मेरे को करना ही है, बाकी इसके इर्द गिर्द मैं ट्राई मार सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट चेतन, आप अपना सवाल पूछिए। थैंक यू सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए सर। सर मेरा मेन प्रॉब्लम होता है सर, मैं ये स्पीड एक्यूरेसी में मैं बहुत पीछे पड़ जाता हूँ ना। स्पीड में मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, बाकी सब मेरे को हो जाता है। प्रॉब्लम मैं स्पीड में होता है, बस टाइम लिमिट मेरे को बहुत ज्यादा लगता है। एक सवाल सर, एक सवाल है मेरा आपसे, 25 इंटू 24 कितना होता है? 25 इंटू 44, 25 इंटू 84, 21 इंटू 21 सर, नहीं 1/4। अच्छा, अभी अब मैंने ये सवाल आपसे क्यों पूछा, मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे यहाँ पे आपको सवाल पूछ के चेक नहीं करना था कि आपको आता है कि नहीं आता है। आई जस्ट वांट टू चेक योर कॉन्फिडेंस। सर देखो होता क्या है, कैलकुलेशन एक ऐसी चीज होती है जो कितना ही कर ले आदमी, या मैं हूं कोई भी आदमी हो, इस चीज पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। आपका माइंड, जैसे मैंने आप हमारा जो माइंड है ना वो कैसे काम करता है, मैंने आपसे कहा 25 इंटू 84 सपोज कीजिए, तो आपके माइंड को एक मैसेज मिला ना कि 25 की मल्टीप्लाई 84 से कर रहे हो, तो 25 को मैं 100/84 मतलब 2100 आंसर। यानी आपका माइंड कितना क्विक रिस्पॉन्स कर रहा है। तो सर क्या करना है, अगर आपको स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेसी कब आएगी, जब आप क्वेश्चन को सही करोगे। ठीक है, स्पीड कैसे आएगी, जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी।
कैलकुलेशन कैसे अच्छी होगी, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आप घर में हो, आप कोई भी नंबर अपने मन में उठा के किसी से कोई पूछ लो, आप अपने मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को 5-5 में जोड़ दो, जैसे आपका कोई मोबाइल नंबर है उसको जोड़ के कहो इसका आंसर क्या होगा। अपने माइंड को हैबिचुअल बनाओ ओरल कैलकुलेशन का। ओके सर। सर हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको क्यों कहा कि इसकी मल्टीप्लाई करो, कि आपका माइंड कितना हैबिचुअल है ओरल कैलकुलेशन का। मैंने कहा 102 103 की मल्टीप्लाई करो, आपका माइंड कितना हैबिचुअल है कि वो चीजों को ओरल ग्रैब कर पा रहा है। अगर आपने अपने माइंड को ऐसी मतलब इस तरीके से बनाया ही नहीं है कि वो ये समझ पा रहा है कि यार अगर मैं 102 103 की कर रहा हूँ, 3 दूनी 6, 106 और 6 आंसर, 105 6 आंसर, अगर मैं अपने माइंड को ऐसा बना ही नहीं पा रहा हूँ तो मुझे फिर एग्जाम में पेन पेपर उठाना पड़ेगा, और जितना मैं पेन पेपर उठाऊंगा उतना मैं स्लो होता चला जाऊंगा। तो समझ गए ना फंडा, फंडा बिल्कुल क्लियर कि कैलकुलेशन आप करें, आप ओरल करने की कोशिश करें। उसके लिए आप वैदिक मैथ के जो वीडियोस मिलते हैं, आप यूट्यूब के जमाने में यार गूगल मतलब इतना अच्छा सोर्स है आपके पास में पढ़ने का, और 21वीं सदी के जो बच्चे हैं उनके पास कमी नहीं है, नहीं सर, गाइडेंस की। तो समझ गए ना क्या करना है स्पीड के लिए। कोई किसी को भी पूछ लो कि 85 इंटू, सपोज करो मैंने कोई नंबर दे दिया 85 इंटू 84, वो कहेगा कैसे करना है। अब आप सोचो कर कैसे सकते हैं, 85 84 क्या कर सकते हैं, 85 का स्क्वायर माइनस 85। अब 85 का स्क्वायर कैसे होगा, 5 5 25 और 72 25 में से 85 घटा दो। तो अपने माइंड को हैबिचुअल बनाओ कि मैं इतना फास्ट कर पा रहा हूँ, मैं सोच पा रहा हूँ। आज आपको टाइम लगेगा, बट आज से 2 महीने बाद जो चीज मैं आपको ओरल करके दिखा रहा हूँ, आप कहोगे अरे तो ओके सर। चेतन आपको क्या होगा? यस सर। ठीक है, पुरेंदु आप अपना सवाल पूछिए। थैंक यू सर। सर मेरा जो वर्ड प्रॉब्लम है वो उसमें मुझे यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा है सर। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हो जाता है लेकिन स्पीड में नहीं होता, टाइम लग जाता है वर्ड प्रॉब्लम में। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? एक डॉक्टर के पास जाओ और उससे कहो कि मुझे एक वर्ड प्रॉब्लम क्या दे, तो शाम खा कोई सवाल ही नहीं है मेरे भाई। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ सर। आपको तो नहीं ओके सर। देखो ये सवाल एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, सवाल ये होना चाहिए था कि वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, मैं कौन से को पहले प्रायोरिटी दूं, किसको बाद में प्रायोरिटी दूं। सर देखो पहली चीज है, आपको अगर वो चीज नहीं आ रही है तो आप ये मान के चलो करना तो है ही। जैसे सपोज करो, एक बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ। सो आपको पता है एक लाइन कही जाती है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इंसान ने जितनी भी चीजों का आविष्कार किया, कहीं ना कहीं वो इसलिए भी आविष्कार हुए क्योंकि इंसान को उसकी जरूरत पड़ी। फैक्ट, अगर आज आप यूनिवर्सिटी में आए हो और आपको अर्थमेटिक नहीं आता, तो अर्थमेटिक आपको इसलिए सीखना है क्योंकि इसकी आपको जरूरत है, इसके बिना आपकी नौकरी नहीं लगने वाली। पहली चीज तो अपने दिमाग को ये बताओ कि अगर मेरा अर्थमेटिक खराब है या मेरे को आता ही नहीं है ना, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे पास दो वही सर, या तो मैं इस नौकरी को छोड़ दूं जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूं, या तो मैं ना तैयारी करूं। और अगर मुझे नौकरी निकालनी है तो मुझे हर हाल में अर्थमेटिक करना है। अब सवाल सही क्या होना चाहिए कि मैं किन टॉपिक को पहले प्रायोरिटी दूं और किन को बाद में दूं। आप कर सकते हो कि जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, टाइम एंड वर्क, ये सवाल, ये टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ी जल्दी समझ में आ जाते हैं। जैसे परसेंटेज है तो आप परसेंटेज पढ़ते हो, प्रॉफिट लॉस भी समझ में आने लगता है। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो आप देखोगे आपको रेशियो भी समझ आने लगेगा। रेशियो आप समझोगे, आप कहोगे पार्टनरशिप भी समझ में आने लगा। तो कुछ चीजों का आपस में कनेक्शन बना होता है। जैसे कोई बच्चा अगर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहा है तो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते ही वो ट्रेन के सवाल भी करने लगता है, बोट भी करने लगता है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप क्लब में पढ़ सकते हो। क्लब मतलब आप किया परसेंटेज के साथ, आप इसके इर्द गिर्द जो टॉपिक बनते हैं पहले उन पे फोकस करो। मेरा मानना है 10 जगह गड्ढा खोदने से अच्छा एक गड्ढे को 10 बार खोदो। यानी कि आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो, पार्टनरशिप, जो टॉपिक हैं इनको पहले पढ़ो। एक बार पढ़ा कुछ समझ नहीं आया, मेरे को अभी अपने आप से इतनी उम्मीद नहीं रखनी कि मैं एक बार में कर लूंगा। दूसरी बार पढ़ा कोई डिमोटिवेशन नहीं, तीसरी बार भी मैंने पढ़ा नहीं समझ आया, लेकिन जब मैं चौथी बार समझ भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। ऐसे सर। तो पुरेंदु देखो यार, क्योंकि मेरा अर्थमेटिक खराब है मेरा, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है और ये कोई जवाब भी नहीं मिले, कोई अच्छा दे भी नहीं पाएगा। जवाब यही है, कुछ टॉपिक को पहले प्रायोरिटी दो, उस पे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेके आओ। जब कॉन्फिडेंस में आ जाएगा फिर आगे आगे बढ़ो धीरे धीरे। ओके सर, थैंक यू सर।
अंकुर आप अपना सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा ये सवाल है कि जैसे हम एग्जाम में जाते हो सर, जैसे मान लो 17 क्वेश्चन करके आते हैं, तो सर एग्जाम में मार्क्स ही 15.25 ही आके रह जाते सर। सर घर आके ऐसा लगता है कि फुल बाई फुल आएंगे, पर सर वहाँ हो ही नहीं पाता है। इसी वजह से सर एग्जाम क्वालिफाई करने में 1-2 मार्क्स से पीछे रह जाते सर। ऐसा क्यों होता है? तुमने कभी 17 से आगे बढ़ने की सोची क्यों नहीं? नहीं सर, मैं सर एक एग्जाम्पल दे। अच्छा, तो एग्जाम्पल में मतलब जवाब भी इसका यही है। दरअसल जो तुम्हारा एग्जाम्पल है यही तुम्हारा जवाब है कि हम 17 ही की सोच रहे हैं। सर देखो, हमेशा टारगेट लाइफ में एम्बिशियस लेने होते हैं। कहा जाता है ना कि अगर आप अगर 100 का देखोगे तो 50 पहुंच पाओगे, बड़े लोग बोलते थे। वो कुछ हद तक सही होती है, कुछ हद तक सही होती है, कुछ हद तक सही नहीं होती है। बट हमेशा टारगेट आपको एम्बिशियस लेने होते हैं लाइफ में, हमेशा। जैसे कि अगर मैं सपोज कीजिए कोई एग्जाम देने जा रहा हूँ और मेरे को बताया कि यार मैथ्स की कट ऑफ, या SBI PO की मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कट ऑफ 55-60 रहेगी एग्जाम्पल, तो मैं 55-60 ना करके मैं 70 टारगेट करूंगा। और 70 टारगेट करूंगा तो जो 3 सेक्शन है उस 3 सेक्शन में भी डिवाइड कर लूंगा कि मैथ्स में इतने लेके आऊंगा, रीजनिंग में इतने लाऊंगा, इंग्लिश में इतने लाऊंगा। अब तीनों सेक्शन में भी जो मेरा सबसे मजबूत सेक्शन होगा मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। सर एक छोटा सा आपको बताता हूँ, 2014 में जब मैंने किसी एग्जाम को तैयार किया था, मेरे 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे, मैथ्स और रीजनिंग। क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत खराब था, तो मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश खराब होने की वजह से मैंने मतलब वो पेपर कभी नहीं भरे जिसमें इंग्लिश आता था बैंकिंग के, यानी ग्रामीण बैंक का पेपर भर लिया कि हिंदी। क्योंकि मुझे अपनी स्किल्स के बारे में भी पता है और मुझे अपनी कमियों के बारे में भी पता है। पहले तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मेरी कमी क्या है। अगर 3 टॉपिक आप पढ़ रहे हो, 3 टॉपिक में बच्चों की रीजनिंग जनरली अच्छी होती है। आपको अगर रीजनिंग अच्छी लग रही है, आपको रीजनिंग समझ में आ रही, तो आप दिन भर रीजनिंग क्यों पढ़ रहे हो भाई? आपकी अंग्रेजी बहुत खराब है, तो अंग्रेजी में भी ऐसा क्या है जो हो सकता है, वो करो ना यार। हम इस चीज से घबराते हैं कि हमें यही नहीं पता होता। आज भी अगर मैं आप लोगों को पूछने लगूं कि आप अपनी कमियां लिखो, तो आप ये लिख ही नहीं पाओगे कि मेरे को क्या नहीं आता है। आप कहोगे मुझे सभी नहीं आता है। तो आपको सर अंकुर करना क्या है, सबसे पहला कोई 3 सब्जेक्ट में अपने 2 सब्जेक्ट पहले बेस्ट बनाओ, तभी कोई एग्जाम निकलेगा। और मैं कहूंगा वो सब्जेक्ट अगर आप मैथ्स और रीजनिंग बेस्ट कर लो तो बहुत काम आएगा, क्योंकि मेंस में इसकी मेजोरिटी ज्यादा होती है, आपने देखा होगा। तो मैथ्स और आप बताओ। 1-2 नंबर का मार्जिन सर बहुत भारी पड़ता है सर। अब की बार भी 1-2 नंबर का ही मार्जिन रहा है सर। ये प्री की बात हो रही है, मेंस की हो रही है? प्री की बात हो रही है सर। नहीं सर, ये तो अभी तो मतलब प्री निकलने के बाद भी बहुत लंबी कहानी है सर। अभी तो कोई दिक्कत नहीं। आप इस बार के लिए क्या करें, टेस्ट सीरीज ज्यादा लगाएं। आप जब टेस्ट सीरीज लगाते हैं उसके बाद एनालिसिस कर लिया करो कि मेरी गलतियां क्या होती है। एक तरीका बताता हूँ, बहुत जेन्युइन तरीका होता है। आप टेस्ट लगाते हो, अभी करके देखना, आज रात में ट्राई करके देखना। जब आप टेस्ट लगाओ तो टेस्ट लगाने के बाद क्या करना, आपके 15 नंबर आए, अब आप दोबारा उस टेस्ट को लगाना। दोबारा, एक बार तो लगा चुके हो ना, दोबारा लगाना। तब आपको पता है, आपकी सही मायने में कमी पता चलेगी। अरे यार ये तो बहुत इजी था, मैंने गलत पढ़ लिया था। कई बार सर अंकुर सर पता है क्या होता है, समटाइम एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, वो सवाल को गलत करा देता है। जैसे मैंने अभी सर से सवाल पूछा 25 × 84, तो उनको आता होगा। व्हिडिओ केलं तर लाल लाईन होता, आपण तिथं दिसतो का मग? हाँ, कोई आवाज किसी की आ रही है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखो कई बार क्या होता है कि आप टॉप व्हिडिओ केलं तर मग ते मागच्या दिसते मग टॉप। लेकिन कई बार क्या होता है, आदमी होपलेस हो जाता है कि मैं करूं कैसे जल्दी, तो इस वजह से भी नहीं हो पाता। तो अंकुर आप टेस्ट सीरीज ज्यादा हाँ ठीक है ना? थैंक यू सर। काय करू मग? जी सर। काय करू मग? काय करू? स्टार्ट करू का ऑफ करू? अपने आप को भैया म्यूट करो, म्यूट कर लो। यहाँ पे आवाज आ रही बघायचं मला त्यांना बघायचं, ते मला बघायला पाहिजे। है, आवाज कहाँ से आ रही है? बरं ठीक है। जयराज माइक से आ रहा है सर, ठीक है। आई थिंक। और किसी के सवाल? टॉप व्हिडिओ केलं ना, हाँ पूछो पूछो, जिसके भी सवाल है पूछो। तर मी हेलो सर। हाँ पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है ना कि आपके साथ जब हम करते हैं अर्थमेटिक, तो मेरा मतलब एक रहता है कि हाँ ठीक है वो सही है, बट वही अगर हम दोबारा लगाना के ट्राई करते हैं, दोबारा अगर हम मतलब PDF देके सॉल्व करते हैं, तो मेरे को फिर आपका सोल्यूशन देखने का मतलब जरूरत पड़ता है। तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता कि आप जब करवाते हैं तो उस समय मेरा हो जाता है, और वही सेम अगर हम बाद में भी करते हैं तो मेरे से नहीं बनता है। मतलब मेरे को उसमें सोल्यूशन देखना पड़ता है। तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि हम
अर्थमेटिक का कांसेप्ट मेरा बहुत ज्यादा वीक है कि क्या है मेरे को, मतलब इस चीज में मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ। अच्छा, आपने कभी ऑब्जर्व किया, हम अगर खुद आसमान में उड़ेंगे तो शायद उड़ नहीं पाएंगे, है ना? लेकिन अगर हम हवाई जहाज को साथ लेके जाएंगे तो हम उड़ जाते हैं। क्यों? हाँ ये जो डिफरेंस होता है ना मैम, ये होता है एनवायरनमेंट का। जब आप हवाई जहाज को अपने साथ लेके जाते हो ना आसमान में, तो हवाई जहाज में आपने एनवायरनमेंट बना लिया, आपने वो ऑरा बना लिया। वो ऐसा ऑरा है जो आपको प्रेरित कर रहा है कि आप उड़ सकते हो बहुत इजीली। लेकिन जब आप अकेले चल रहे होते हो ना, आपको कोई कहेगा कि उड़ो, तो आपके माइंड को और आपकी जो एनवायरनमेंट है उसको भी पता है कि आप नहीं उड़ पाओगे। जब आप मेरे साथ क्वेश्चन को करते हो तो शायद कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। वो एनवायरनमेंट जब बनता है, आपके माइंड को पता होता है कि चीजें आसान होती जा रही है, सिंपल होती जा रही है। यही चीज अगर आपको बेहतर करनी है तो उसके लिए आपको जब क्वेश्चंस करोगे, एक अपना एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। जैसे आपको मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ी थ्योरेटिकल बात टाइप की बताता हूँ कि जब तक इंसान का खुद का एक एनवायरनमेंट नहीं होता ना, आप कभी नोटिस करना कि मैं घर पे टेस्ट अच्छा लगा लेता हूँ, एग्जाम में नहीं लगा पाता, होता है ना? अगर घर में वो टेस्ट होगा तो मैं शायद 100 में 70 नंबर ले आऊंगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि एग्जाम में होगा तो नंबर कम हो गए। इसका कारण यही है एनवायरनमेंट। आपको क्या करना है, जब भी आप टेस्ट घर पे लगाओ तो अपने माइंड को ये बताओ अर्थमेटिक आपको आता है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन आप वो पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे जो इसको पकड़ना चाहिए। तो मैम आप अगली बार से जब आप अर्थमेटिक लगाओ तो आप पहले तो अपने आप को ये फील कराओ कि ये बहुत इजी होता है, ये किया हुआ है और ये मैं कर सकती हूँ। 1 बार 2 बार 3 बार आप करके इस ट्रिक को देखना, आपको शायद इसमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा मेरे हिसाब से। एक बार ट्राई करना, लेकिन एक बार आप सर, आप जो आर.एस. अग्रवाल का बुक से करवाते हैं, वो बुक क्या मतलब परचेज करके मतलब उससे करना चाहिए, या तो फिर आप जो मतलब करवा रहे हैं वही उसी से ठीक है, या फिर बुक लेके करना चाहिए? फिर आर.एस. अग्रवाल की किताब में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है ना, ये किताब फॉर ऑल एग्जाम है। और जो अभी हाल ही में बैंकिंग का लेवल हो गया है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो किताब से पूछ रहा है। वो जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज कीजिए रेशियो आपने पढ़ा, अब रेशियो में मिल्क और वाटर ले आना है, ठीक? आपने आर.एस. अग्रवाल की किताब ले ली, मिल्क वाटर वाला उसमें 3 सवाल है, आपकी किताब वेस्ट हो गई ना। यानी कि इसलिए मैं किताब के लिए मना करता हूँ, क्योंकि उस किताब में जो बैंकिंग एग्जाम पे फोकस किताब नहीं है। बैंक एग्जाम में प्रॉफिट लॉस के जो सवाल आते हैं, कुछ एक दायरा है, ये आएंगे, उन्हीं में से पिक कर रहा है। उसमें तो हर लेवल के पेपर है। हाँ, वो उनके लिए अच्छी होती है जिनकी मैथ्स बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल मतलब 10वीं के बाद मैथ्स पढ़ी नहीं, ऐसे समझना, उनके लिए वो ठीक रहती है। पर आप लोगों को मैं कहूंगा कि जो मैं पीडीएफ पढ़ाता हूँ ना, मैं उसमें फोकस कराता हूँ। मैंने रेशियो के 15-20 सवाल 30 सवाल करा दिए, उन्हीं 30 पे सवाल बनेगा। डेटा चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाहर कुछ अलग आ जाएगा, उसके बाहर आगे लाइक कोई ऐसा सवाल आ गया जो उसमें है नहीं, तो आएगा मिल्क वाटर वाला ही, ये आपके पास प्लस पॉइंट। और सर जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस होता है ना, थोड़ा ट्विस्ट कर देता है। जैसे कोई भी मॉक टेस्ट अगर देने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे देता है उसमें, तो उसमें मतलब कंसेप्ट तो पता है कि कैसे लगता है, बट फिर भी उसको अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई उसमें वो चीज वो स्ट्राइक नहीं करता माइंड में कि वो चीज वो अप्लाई करे। अच्छा, एक बात, 100 क्वेश्चन है, 70 करने होते हैं सवाल। मैथ्स में भी अगर मैं कहूँ 35 में से 25 करने होते हैं तो गलत नहीं होगा, यानी 10 छोड़ने होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये बताना पड़ेगा कि 10 तो छोड़ने हैं। देखिए, सिलेक्शन उस बच्चे का नहीं होता जो सवाल अटेम्प्ट करता है, सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जो सवाल को छोड़ना जानता है। आप समझो, कई बार सिलेक्शन ना होने पर आप लोग टेस्ट लगा रहे हो, आपके सामने भी चैलेंज आया, क्वेश्चन मेरे सामने भी आया, मैंने क्या किया, ये मुझे लगता है कि वो नहीं, मंजीत कुमार माइक बहुत इजी होती है, लगता है कि आसान हो जाती है, मैंने किया वो हो ही नहीं उससे। अब करते 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 अब 1 मिनट हो गया, कब 2 मिनट हो गया, पता ही नहीं चला। होता है कई बार, और ऐसे ऐसे अगर 2-3 सवाल टाइम खराब कर दिया, हमारा पूरा पेपर खराब हो गया। अब इसमें दोष किसका था? पेपर भी टफ नहीं था, यानी हमको यही नहीं पता कि छोड़ने वाला क्वेश्चन था। आप ऐसे समझो, कई बार बहुत आसान पेपर भी हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते इस कमी के कारण। हम सोचते हैं कि यार तो सिंप्लीफिकेशन है तो होना चाहिए, हो ही नहीं हुआ। आप उसमें इतना टाइम दे रहे हो कि वो हो ही नहीं पा रहा है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सवाल की अप्रोच समझ में नहीं आ रही है, जस्ट लीव, मतलब उसको बहुत जल्दी छोड़ दो, बिना सोच समझे। वो क्या था,
क्या नहीं था उसके बारे में फिर एग्जाम से आ जाओ तब बात करो, ठीक है। सर आप कोई टेस्ट सीरीज रिकमेंड कर सकते हैं क्या? लाइक कौन सा टेस्ट सीरीज अच्छा होता है जो करने के लिए? आपको कैसे रिकमेंड कर सकता हूँ मैं? क्या दुनिया का कोई आदमी आपको टेस्ट सीरीज रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि कोई टेस्ट सीरीज वाला जो बनाता है ना, वो ये नहीं बोलता कि मेरा टेस्ट सीरीज खराब है। आप ऐसे समझो, तो टेस्ट सीरीज कोई खराब और अच्छे नहीं होते हैं। आप कोशिश ये कीजिए कि 2-3 टेस्ट सीरीज मार्केट में ले लो, कोर्स है, प्रैक्टिस मॉक है, टेक्स्ट बुक है, बहुत सारे हैं, तो आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। बाकी लोगों से मैं कोई भी ले सकते हो यार, 2-3 कोई भी मॉक ले लो, बेस्ट। बाकी देखो पीडीएफ, जो मैंने आपसे क्या कहा, मार्केट में अगर आपको पीडीएफ मिल जाती है ना, वो आप करो, पीडीएफ बेस्ट काम करती है। और कोई सवाल किसी? हेलो सर। हेलो सर। हाँ बताओ। हेलो, हाँ सर, आई एम सर। मेरा क्या, गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली सर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, मुझे मैथ्स पसंद है और बहुत अच्छा लगता है मुझे मैथ्स, और अर्थमेटिक भी मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, बट मोस्टली सर छोटे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो जाते हैं मेरे लिए, मतलब फ्रेमिंग में प्रॉब्लम होने लगती है मुझे। अक्सर ऐसा नोटिस करती हूँ कि मैं छोटे क्वेश्चन में ज्यादा अटक जाती हूँ, एक्सेप्ट बड़े क्वेश्चन, मतलब जो भी थोड़े से इसमें डिटेल्स थोड़े कम होते हैं मैं उसमें अटक जाती हूँ, या फिर पता नहीं क्यों सर उसमें फ्रेमिंग कर नहीं पाती, अक्सर मुझे प्रॉब्लम रहता है इसमें। 1 मिनट, ये अभी बंद हो जाएगा शायद 1 मिनट में। मैं अभी आपको फिर से लिंक सेंड कर रहा हूँ, तो 1 मिनट, सबको मैं फिर से लिंक सेंड कर रहा हूँ। हेलो सर। हेलो सर। तो हेलो सर। 1 मिनट। हेलो हेलो। ओके सर। ओके सर। ओके सर। हेलो सर। हेलो। हेलो।